नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में एक ऐसी कहानी पर बात होगी जिसने सच में पिछले 14 सालों से पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जूलियन असांज और विकीलीक्स की पूरी गाथा। सच कहा जाए तो ये मुद्दा इतना जटिल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उलझा हुआ है कि इसे समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है। तो बिना देर किए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं और इसे डिकोड करते हैं। अगर इस पूरी कहानी की नींव समझनी हो तो 2012 की एक किताब का ये कथन बहुत कुछ साफ कर देता है। कमजोरों के लिए निजता और ताकतवरों के लिए पारदर्शिता। जरा सोचने वाली बात है। ये सिर्फ कोई आम सा वाक्य नहीं है। यही वो मूल विचार है, वो चिंगारी है जिसने विकीलीक्स को जन्म दिया। इस पूरी चर्चा के दौरान इस विचार को जहन में रखना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि ये कहानी कई दशकों और महाद्वीपों तक फैली है, इसे हमने 6 साफ हिस्सों में बांटा है। एक हैकर की शुरुआती जिंदगी से लेकर विकीलीक्स का बनना, फिर 2010 के वो ऐतिहासिक खुलासे, उसके बाद दूतावास की वो लंबी कैद, बेलमाश की जेल और बिल्कुल आखिर में हाल ही में हुई उनकी रिहाई। ये पूरा सफर आज हम तय करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जूलियन असांज, एक ऐसा नाम जिसकी कहानी ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर टाउन्सविल से निकलकर साइबर स्पेस की अनंत गहराइयों तक पहुंचती है। यहाँ 2 शब्द बहुत अहम हैं जो इस पूरी सोच को समझाते हैं। पहला है मेंडेक्स, जो कि असांज का शुरुआती हैकर उपनाम था। इसका मतलब होता है महान तरीके से असत्य बोलने वाला। और दूसरा शब्द है साइफरपंक। ये असल में एक पूरा आंदोलन था जिसका मानना था कि समाज और राजनीति में बदलाव लाने के लिए क्रिप्टोग्राफी और निजता तकनीक का जमकर इस्तेमाल होना चाहिए। यही वो तकनीक थी जिसने उनके विचारों की नींव रखी। उनका ये सफ़र सच में काफ़ी कुछ कहता है। 1987 में उन्होंने मेंडेक्स नाम से हैकिंग शुरू कर दी थी। कहा तो ये भी जाता है कि 17 साल की उम्र में ही वो जनरल्स के ईमेल पढ़ रहे थे। फिर 1991 आया जब उन्हें नॉटेल के सिस्टम को हैक करते हुए पकड़ा गया, और 1996 में जब उन पर 24 हैकिंग के आरोप लगे तो उन्होंने इन्हें मान लिया और एक जुर्माना और बॉन्ड देकर छूट गए। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। साल 2006, यही वो साल था जब विकीलीक्स दुनिया के सामने आया। इसे बनाने वालों में कुछ असंतुष्ट लोग, गणितज्ञ और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे। इसके पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प विचार था, सीक्रेसी टैक्स, यानी गोपनीयता कर। असांज का सोचना था कि जब बड़े और अन्यायपूर्ण संगठनों की गुप्त बातें लीक होती हैं तो उनके अंदर खौफ पैदा होता है। इस डर से वो अपनी बातचीत को और भी ज्यादा गुप्त और उलझा हुआ बनाने लगते हैं, और नतीजा, उनके काम करने की क्षमता बुरी तरह गिर जाती है, बिल्कुल एक वायरस की तरह। यही वो सीक्रेसी टैक्स था जो विकीलीक्स शक्तिशाली संस्थाओं पर लगाना चाहता था। शुरुआत होते ही विकीलीक्स ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। 2008 में स्विस बैंक जूलियस बेयर के गुप्त रिकॉर्ड्स, तिब्बत में अशांति के अनदेखे फुटेज, केन्या की राजनीतिक हत्याओं की रिपोर्ट और कोटे डिआइवर में जहरीले कचरे की डंपिंग वाली मिंटन रिपोर्ट, इन सबने साबित कर दिया कि विकीलीक्स का प्रभाव पूरी दुनिया में है। यहाँ तक कि इसके लिए उन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल का न्यू मीडिया अवार्ड भी मिला। लेकिन जिस चीज ने विकीलीक्स को सचमुच एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया वो था 2010 का साल, लैंडमार्क लीक्स। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कानूनी जंग जिसने सबको हिला के रख दिया। चेल्सी मैनिंग के लीक किए गए इन दस्तावेजों ने तो जैसे दुनिया भर के नैरेटिव को ही बदल डाला। बगदाद एयर स्ट्राइक का वो भयानक कोलैटरल मर्डर वीडियो, अफगान वॉर लॉग्स, इराक वॉर लॉग्स और केबल गेट, जिसमें 2.5 लाख अमेरिकी राजनैतिक केबल्स शामिल थे। ये कोई आम लीक नहीं था, ये तो जैसे जानकारी का एक बहुत बड़ा सैलाब था। इस एक नंबर पर गौर करना जरूरी है, 3,91,832। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इराक वॉरलॉग्स के तहत अमेरिकी सेना की इतनी सारी फील्ड रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी गई थीं। इस पैमाने का डेटा दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था, और जाहिर है इसका असर भी एक बड़े धमाके जैसा ही हुआ। इतने बड़े खुलासों के बाद जो कानूनी और कूटनीतिक भूचाल आया वो तो आना ही था, और ये हमें ले जाता है कहानी के अगले हिस्से में, दूतावास में शरण, एक ऐसा गतिरोध जो पूरे एक दशक तक चला। इसे अगर संक्षेप में समझें तो 2012 में प्रत्यर्पण से बचने के लिए असांज लंदन के इक्वाडोर दूतावास में छिप गए। 7 साल वहीं रहे, फिर 2019 में उनका शरणार्थी दर्जा छिन गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 2024 में हाई कोर्ट की अपील और अंततः रिहाई। ये सफ़र बेहद लंबा और जटिल था। पर यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है?
मात्र 320 वर्ग फुट के एक छोटे से कमरे में कैद रहने और 24 घंटे नजर में रहने के बावजूद विकीलीक्स का काम एक दिन के लिए भी नहीं रुका। 2013 में एडवर्ड स्नोडन को अमेरिकी कानून से बचने में मदद करना हो, 2016 के अमेरिकी चुनाव में डीएनसी ईमेल्स पब्लिश करना हो, या फिर सीआईए की हैकिंग के तरीके उजागर करने वाला वॉल्ट 7 रिलीज करना हो, ये सब दूतावास की उसी छोटी सी जगह से होता रहा। एकदम अकल्पनीय। इसके बाद शुरू होता है एक नया और कड़ा दौर। 2019 में पुलिस के हाथों दूतावास से गिरफ्तारी, आरोप पत्र और बेलमार्श जेल का वो खौफनाक समय। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो असांज के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ उन्हें एक निडर पत्रकार और प्रकाशक माना जाता है जिन्हें वॉकली अवार्ड और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे बड़े सम्मान मिले, और दूसरी तरफ उन पर यूके बेल एक्ट तोड़ने और अमेरिका के एस्पियोनेज एक्ट यानी जासूसी कानून के तहत साजिश के गंभीर आरोप हैं। यहां हम किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि ये विरोधाभास इस पूरे मामले को बेहद पेचीदा बना देता है। लंदन की हाई सिक्योरिटी बेलमार्श जेल में उनके दिन बहुत ही मुश्किल भरे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें दिन के 23 घंटे एकांतवास यानी आइसोलेशन में रखा जाता था, और यह सब तब हो रहा था जब उनके प्रत्यर्पण की एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई चल रही थी। उस दौरान संयुक्त राष्ट्र के कई विशेषज्ञों ने उनकी बिगड़ती शारीरिक और मानसिक हालत को लेकर काफी गहरी चिंता भी जाहिर की थी। और जेल के बाहर अदालतों में एक अलग ही रस्साकशी चल रही थी। 2021 में यूके के एक मजिस्ट्रेट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर प्रत्यर्पण रोक दिया। लगा कि राहत मिलेगी, लेकिन उसी साल हाई कोर्ट ने कूटनीतिक आश्वासनों के बाद फैसला अमेरिका के पक्ष में कर दिया। फिर 2022 आया जब यूके के गृह सचिव ने प्रत्यर्पण को औपचारिक मंजूरी दे दी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2024 में हाई कोर्ट ने असांज को एक बार फिर से अपील करने का मौका दे दिया। और अब हम पहुंच गए हैं इस गाथा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, प्ली डील और रिहाई। 2024 की गर्मियों में ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये पूरा मामला सुलझ गया? पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई सरकार का लगातार बनता राजनीतिक दबाव और दूसरी तरफ शांत कूटनीति। यूके हाईकोर्ट के अपील के फैसले ने भी इस पूरे माहौल में दबाव बढ़ा दिया था। और फिर प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप साइपान के कोर्ट में एक समझौता हुआ। असांज ने एस्पियोनेज एक्ट के तहत एक आरोप स्वीकार कर लिया और इसके तुरंत बाद वे एक आज़ाद इंसान की तरह वापस अपने घर ऑस्ट्रेलिया लौट गए। 62 महीने उन्होंने यूके की जेल में काटे और समझौते के तहत अमेरिका ने इसी समय को उनकी पूरी सजा मान लिया। 14 साल की वो लंबी, थका देने वाली और दुनिया को उलझा कर रख देने वाली कानूनी लड़ाई आखिरकार इन्हीं 62 महीनों की जेल पर आकर शांत हो गई। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। 62 महीने की ये जेल और ये आखिरी समझौता प्रेस की आज़ादी और देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य के लिए क्या संदेश देता है? चरम पारदर्शिता और राज्य की सुरक्षा के बीच का ये जो तनाव है, क्या ये कभी सच में सुलझ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।